हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का है, जीएसटी, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो टैक्स है वो गुड्स और सर्विसेज की दोनों की सप्लाई पर जो है एप्लीकेबल होता है। ये टैक्स वैरायटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर बनाया गया है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी एक्सेट्रा। इस टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर 17 टैक्सेस को मर्ज किया गया है, जिसमें से 8 टैक्सेस सेंटर से बिलोंग करते हैं एंड 9 टैक्सेस स्टेट लेवल से बिलोंग करते हैं। जीएसटी जो इंडिया में है वो एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी जो है बोथ गुड्स एंड सर्विसेज पर एप्लीकेबल है। जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी तो वहाँ पर जीएसटी जो है वो फॉलो होगा। नेक्स्ट है कि ये एक डेस्टिनेशन या कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिमूव कर हम जीएसटी को लेकर आए हैं, यानी कि वैरायटी ऑफ टैक्स हमने हटा दिए हैं। अब हमारे पास एक ये सिंगल टैक्स है, इसलिए इस टैक्स को वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अबाउट जीएसटी। जो जीएसटी का आइडिया था वो हमें रेकमेंड किया था कैलकर टास्क फोर्स ने इन 2004। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी को जो रेकमेंडेशन किसने दी थी, वो दी थी कैलकर टास्क फोर्स ने। ये जो जीएसटी बिल है वो पास हुआ लोकसभा में 6 मई 2015 को, राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, और जीएसटी जो हमारे इंडिया में आया हुआ है 1 जुलाई 2017 को। फर्स्टली जो वर्ल्ड लेवल पर जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया वो है फ्रांस। 1954 में जो फ्रांस है उसने जीएसटी को सबसे पहले अडॉप्ट किया। अभी तक टोटल 160 कंट्रीज़ जीएसटी को फॉलो कर चुकी हैं। कुछ ने इसको नेशनल लेवल पे फॉलो किया है, कुछ ने स्टेट लेवल पर, और कुछ ने डुअल जीएसटी मॉडल को फॉलो किया है। जैसे कि इंडिया में जो जीएसटी है वो सेंटर और स्टेट मिलकर लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो इंडिया में है वो डुअल जीएसटी जो है वो फॉलो होता है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जीएसटी को एप्लीकेबल करते हैं। जो भी जीएसटी पेग होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से कुछ कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, वहाँ पे नेशनल लेवल जीएसटी है, यानी कि वहाँ पर जो जीएसटी लगाता है वो लगाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही यूएसए स्टेट लेवल जीएसटी को फॉलो करता है, यानी कि वहाँ पर जो जीएसटी लगाती है वो है स्टेट गवर्नमेंट। और ड्यूअल जीएसटी मॉडल जो कि इंडिया में एप्लीकेबल है वो कनाडा, ब्राज़ील, वहाँ से लिया गया है। तो वहाँ पर भी जीएसटी मॉडल फॉलो होता है और इंडिया में भी। तो यहाँ पर जीएसटी जो है वो ड्यूअल जीएसटी मॉडल फॉलो होता है। और इंडिया से पहले मलेशिया है, उसने जो है जीएसटी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। अब है मॉडल ऑफ जीएसटी। जैसे कि हमें पता है इंडिया में जो मॉडल है जीएसटी का वो ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, यानी कि जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लगाते हैं। जिसको जैसे सीजीएसटी है तो वो जो टैक्स है जीएसटी है दैट इज़ लाइव बाय द सेंटर, स्टेट्स जीएसटी यानी कि जीएसटी लाइव बाय द स्टेट। और ड्यूअल जीएसटी मीन्स बोथ कंबाइनली, मतलब कंबाइंड फॉर्म में जीएसटी लगाते हैं बोथ सेंटर और स्टेट, दैट इज़ नोन एज ड्यूअल जीएसटी। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। कंपोनेंट ऑफ जीएसटी में आते हैं हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी जब हमारी एक ही स्टेट के विद इन द स्टेट अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उस पर एप्लीकेबल होता है हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यानी कि जब एक ही स्टेट के अंदर, जैसे महाराष्ट्र है, उसमें ही गुड्स की सप्लाई हो रही है तो वहाँ पर जो एप्लीकेबल होगा टैक्स वो होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी कि एक स्टेट से जो गुड्स या सर्विसेज है वो दूसरे स्टेट में जा रही हैं, जैसे कि एग्जांपल है महाराष्ट्र से तमिलनाडु में जा रही है, इन दैट केस आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल। तो इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है और इंट्रा स्टेट सप्लाई पर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी के बारे में कि जीएसटी को 17 टैक्सेस को मर्ज कर बनाया गया है, जिसमें से 8 टैक्सेस बिलोंग टू द सेंट्रल लेवल, 9 टैक्सेस बिलोंग टू द स्टेट लेवल। जीएसटी के अंदर टोटल 35 एक्ट्स हैं, जिसके अंदर एक एक्ट है सीजीएसटी के लिए, एक है आईजीएसटी के लिए, एक है यूटीजीएसटी के लिए यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 29 स्टेट्स के लिए है, क्योंकि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना पर्टिकुलर एसजीएसटी है। और 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, गोवा और पांडिचेरी, जिनका अपना एक सेपरेट लेजिस्लेशन है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और 1 फॉर द कंपनसेशन फॉर लग्जरी। तो ये सब मिलाकर जो टोटल जीएसटी के अंदर एक्ट हैं वो 35 है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी को 17 टैक्सेस को सेंट्रल और स्टेट लेवल के, जिसमें से 8 सेंटर और 9 स्टेट को मर्ज कर हमने जीएसटी को फॉर्म किया है। कंजप्शन बेस्ड टैक्स यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पर गुड्स की सप्लाई होगी उधर ही ये जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है वन टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री, कि पहले वैरायटी ऑफ टैक्स लगता था,
मतलब बहुत सारे टैक्स लगते थे, लेकिन अब उन टैक्स को मर्ज कर एक टैक्स बना दिया है। इसीलिए जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी बोला जाता है। टैक्सेबल इवेंट कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी, चाहे वो विद इन द स्टेट हो चाहे आउटसाइड द स्टेट हो, तो हमारा जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल होगा। नो डिफ्रेंशिएशन इन गुड्स एंड सर्विसेज। पहले जो टैक्सेस लगते थे मेनली वो गुड्स पे लगते थे, लेकिन जीएसटी जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये सेम है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। ये गुड्स और सर्विसेज के बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है, ये दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स हर एक गुड्स एंड सर्विसेज पे जो जीएसटी है मेनली वो लगाया जाता है। एक ही टैक्स है, सिंगल नेशन सिंगल टैक्स है। नो टैक्स ऑन टैक्स। जब हम पुराने सिस्टम से टैक्स लगाते थे तो उसमें कास्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता था। मीन्स एक टैक्स लगा, फिर उस पर जो अमाउंट ऐड होकर आई उसी पे ही हमने दोबारा टैक्स लगा दिया, तो इससे क्या होता था, टैक्स जो है कंज्यूमर के ऊपर जो बर्डन था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। बट अब एक ही टैक्स है तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दैट्स वाई जो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर्स ऑल्सो, तो जो उनका बर्डन है टैक्स का वो रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट। जैसे कि आईजीएसटी है, जिस भी जगह गुड्स की सप्लाई हुई उधर आईजीएसटी लग जाएगा अगर हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर गुड्स आ रहा है। इसलिए इम्पोर्ट हो रहा है, मतलब दूसरी कंट्री से गुड्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कस्टम ड्यूटी लगेगी, लेकिन साथ में लगेगा हमारा जो भी आईजीएसटी है, क्योंकि वो दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो उसको हम एज अ डिफरेंट स्टेट मानकर चलेंगे और उस पर कस्टम ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। अभी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो एक्सपोर्ट में तो गुड्स हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, यहाँ पर उसका कंजप्शन ही नहीं हो रहा है, डेस्टिनेशन ही नहीं है, इसलिए ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट को जीएसटी के अंदर ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी की टोटल 5 रेट है, कुछ आइटम्स पे 0% जीएसटी है, कुछ पे 5, 12, 18 एंड 28। दीज आर द रेट्स ऑफ द जीएसटी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन कि जीएसटी के अंदर किसको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है। जिसका टर्नओवर जो है फाइनेंशियल ईयर में अगर गुड्स की सप्लाई में है तो 40 लाख से इंक्रीज़ हो जाता है, तो उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रीवियस जो लिमिट थी वो 20 लाख थी, लेकिन अब जो लिमिट है वो इंक्रीज़ होकर 40 लाख हो गई है इन केस ऑफ ओनली गुड्स। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में 40 लाख लिमिट है, लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं यानी कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दीज आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो यहाँ पर जो ये लिमिट रखी गई है वो 20 लाख की रखी गई है कि अगर 20 लाख तुम्हारा टर्नओवर होता है तो तुम्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट होती है। इन केस ऑफ सर्विसेज अभी भी लिमिट सेम ही है जो पहले थी कि 20 लाख से एक्सीड करता है टर्नओवर तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, और स्पेशल जो कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें अगर 10 लाख से ऊपर है हमारा सर्विसेज का टर्नओवर तो हमें जो रजिस्ट्रेशन है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है नॉन एप्लीकेबल ऑफ जीएसटी कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है वो है अल्कोहल, यानी कि लिक्वर अल्कोहल। इन प्रोडक्ट्स पे जो जीएसटी है वो इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक क्रूड ऑयल हो गया, हमारा डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ऑटोमेटिक टर्बाइन फ्यूल हो गई, तो ये जो है इन प्रोडक्ट्स पे भी हमारा जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि परमानेंटली किस आइटम को आउट रखा गया है जीएसटी में, 4 ऑप्शन आ जाते हैं लाइक अल्कोहल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो अल्कोहल होगा, क्योंकि पेट्रोल जो प्रोडक्ट्स है वैसे तो वो आउट है हमारे जीएसटी में से, लेकिन गवर्नमेंट जब भी चाहे उन्हें अपने जीएसटी के अंदर ला सकती है। लेकिन अल्कोहल जो है वो पूरी तरह से, अल्कोहल लिक्वर प्रोडक्ट्स पूरी तरह से जीएसटी के जो अंदर से है, मतलब उसके अंदर नहीं है, वो परमानेंटली उससे आउट हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो अल्कोहल या लिक्वर प्रोडक्ट्स ही होगा। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी को एप्लीकेबल करने के लिए 279 सेक्शन ए के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको एम्पावर है कि वो कोई जीएसटी काउंसिल भी फॉर्म कर सकता है। तो जीएसटी काउंसिल जो फॉर्म हुई थी फर्स्ट टाइम वो हुई थी 12 सितंबर 2016 में, और इसको फिर कॉन्स्टिट्यूट किया गया ऑन 15 सितंबर 2016 से। जो जीएसटी का चेयरमैन होता है वो ऑलवेज होता है हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि इस टाइम हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, वो हमारी चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स होते हैं टोटल वो 33 होते हैं, जिसमें से एक चेयरपर्सन होता है जो कि ऑलवेज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। सेकंड होता है मिनिस्टर इन चार्ज, जो भी हमारे 29 स्टेट्स हैं उनका एक एक मिनिस्टर होगा, प्लस जो गोवा और पांडिचेरी है जिनका एक सेपरेट लेजिस्लेशन है, 2 वहाँ से होंगे, और एक मिनिस्ट्री होगा स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू का। ये सारे मेम्बर्स को मिलाकर जो टोटल मेंबर जीएसटी काउंसिल के अंदर होते हैं वो होते हैं 33।
नेक्स्ट है कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल कि अगर हमें कोई डिसीजन को वैलिड बनाना है तो 33 में से एटलीस्ट 50% जो मेंबर्स हैं वो कोई भी डिसीजन लेते टाइम उस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि टोटल मेंबर है 33, तो 17 मेंबर शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मीटिंग। जो कोरम है इसका वो 50% का है कि 50% मेंबर इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है डिसीजन, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से अगर 3/4 मेंबर एक ही डिसीजन पे एग्री हो जाते हैं तो वो डिसीजन वैलिड हो जाएगा, लेकिन उसमें भी वेटेज है कि जो सेंट्रल लेवल के मेंबर्स हैं उनका 1/3 पार्टिसिपेशन है और स्टेट का 2/3 पार्टिसिपेशन है। इससे पता चलता है कि सिर्फ अगर स्टेट एग्री हो जाता है तो भी हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो सकता है, और अगर स्टेट एग्री हो जाता है, सेंटर नहीं होता है, तो भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। मीन्स कि दोनों को ही एग्री होना पड़ेगा कुछ लिमिट तक, तभी जो हमारा 3/4 का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो सकता है, तभी जो हमारी वेटेज है वो पूरी हो सकती है और वो वोटिंग जो है वो सही हो सकती है और वो हम डिसीजन पार्टिकुलरली ले सकते हैं। तो ये हमारा कोरम है कि 50% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, 17 मेंबर्स यानी कि कम से कम 17 मेंबर्स किसी डिसीजन को वैलिड बनाने के लिए प्रेजेंट होने चाहिए। 3/4 का डिसीजन एक ही टॉपिक पर होना चाहिए कि हम इस पर एग्री हैं, जिसमें से 1/3 शुड बी सेंटर एंड 2/3 शुड बी स्टेट। तो इंडिविजुअली ना स्टेट कुछ कर सकता है ना सेंटर, दोनों को कंबाइनली ही कोई डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट है, बहुत सारे टैक्सेस को हमने जीएसटी में मर्ज कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस हैं अभी भी जो अलग से लगते हैं जो जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। ये ऐसे टैक्सेस हैं जो अभी भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं हुए हैं, ये अलग से टैक्सेस लगते हैं। इट इज़ नॉट, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट कि जब भी हम, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जब भी हम किसी से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमने कुछ वैल्यू एडिशन करी, देन हम किसी को सप्लाई करते हैं, तो जो टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं हम उसका टैक्स क्रेडिट अपने पास ले सकते हैं। इट इज़ नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे कि एग्जांपल में है कि एक है ए पर्सन, उसने 18,000 का गुड्स लिया और उस पर उसने जीएसटी पे किया एट द रेट ऑफ 18%, जो कि बना हमारा 3,240। उसने गुड दूसरे को सोल्ड कर दिया, कितने का सेल करा, कुछ वैल्यू एडिशन करके 22,000 का, तो जो जीएसटी है वही पेबल होगा एट द रेट ऑफ 18%, तो 3960 हमारा जीएसटी होगा। लेकिन जो जीएसटी पहले उस गुड्स में लग चुका है वो उसमें से डिडक्ट हो सकता है, उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि 3960 में से 3240 का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो जीएसटी जो नेट पेबल होगा वो होगा 720। तो इस इलस्ट्रेशन से हमें पता चलता है कि जीएसटी के अंदर हमें वैल्यू एडिशन पर ही जीएसटी लगता है, मींस उस जो पहले हो चुका है, जो जीएसटी हम पे कर चुके हैं, उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है। और दूसरा ये है कि कास्केडिंग इफेक्ट भी नहीं होता, यानी कि टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि एक सिंगल ही टैक्स है तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर ऑल्सो, कि उनका जो टैक्स है वो ज़्यादा नहीं बनता है, जो कि प्रीवियस सिस्टम में ऑलवेज टैक्स पर टैक्स लग जाता था, जिसकी वजह से जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा बन जाता था। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर सीजीएसटी का हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है तो सबसे पहले उसकी कैटेगरी क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हैं कि हम कैसे उसको अलाउ करेंगे। जैसे कि सीजीएसटी है तो सीजीएसटी को सबसे पहले हम पे कर सकते हैं, सीजीएसटी पे करने के लिए, देन आईजीएसटी पे करने के लिए, लेकिन इसका हम यूटिलाइजेशन एसजीएसटी के लिए नहीं कर सकते हैं। मीन्स फर्स्ट जो सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं सीजीएसटी से, नेक्स्ट आईजीएसटी से। ऐसी एसजीएसटी का अगर कोई हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो सबसे पहले हम उसको यूटिलाइज करेंगे एसजीएसटी के लिए, वहाँ अगर नहीं हो पाता है वो कम्प्लीटली तो हम उसको आईजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम एक दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसी आईजीएसटी है, अगर आईजीएसटी का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है तो पहले हम आईजीएसटी को पे करेंगे, देन सीजीएसटी को, देन एसजीएसटी को। तो इसमें हम तीनों चीज़ पे कर सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम आपस में जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।